तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक पांडे एपी सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो फाइनली इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने ये समझ लिया है कि भाई जो ऑक्सीडेशन होते हैं, रिडक्शन होते हैं, वो क्या होते हैं। आज हम थ्योरी के माध्यम से ये समझेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन किस प्रकार हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान समझिए, क्योंकि भाई कक्षा 10 का एनसीईआरटी विज्ञान अध्याय प्रथम रासायनिक अपरिणाम समीकरण का लेक्चर नंबर 7 है। यह ध्यान से समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहा जाता है, ध्यान समझिएगा। उपचयन आपके अध्याय में लिखा गया होगा उपचयन। ठीक है, उपचयन लिखा गया है या ऑक्सीकरण लिखा गया हो, कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों बातें एक ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है धन विद्युतीय तत्व त्याग करने की प्रक्रिया जो होती है वह ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाती है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह होता है कि ऐसे तत्व जिनमें से धन विद्युतीय तत्व जो हो वो त्याग करने की प्रक्रिया रखे, मतलब ऐसा तत्व ऐसे एलिमेंट जो क्या है धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखें। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास सोडियम एक मेटल है जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसके आउटर मोस्ट अपने अष्टक को पूरा करने के लिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिमूव करेगा, हटाएगा, क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2, 8 और 1 होता है। अपने अष्टक को पूरा करने के लिए ये अपना ऑक्टेट बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा। ऐसा तब भी हो सकता है, हम ऐसे बता रहे हैं आपको, लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तभी हो पॉसिबल है जब कोई यौगिक फार्मूला बने, जब कोई अभिक्रिया होगी, जब कोई रिएक्शन होगा। ठीक है, जब कोई अभिक्रिया होगी तभी ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ तत्वों के मामले में, तो तत्वों को क्या होगा, इस तरह से होगा और ये आउटर मोस्ट में Na+ बना लेगा और एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल देगा। तो कहने का तात्पर्य यही होता है कि किसी भी तत्व में से इलेक्ट्रॉन का निकलना मतलब उस तत्व का ऑक्सीकरण होना। ठीक है, यहाँ मैंने ऐसे ही वीडियो में आपको बताया था भाई कि जो ऑक्सीडेशन होता है मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न कॉन्सेप्ट और ओल्ड कॉन्सेप्ट पे बेस होता है। ठीक है, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहलाता है वो ये कहा जाता है कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन जो रिन्यू करते हैं, जो निकलते हैं, उसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ये ओल्ड कॉन्सेप्ट कहलाता है भाई किसी भी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ाव, ध्यान समझिएगा भाई, यहाँ मिस्टेक हो, ऑक्सीजन का जुड़ाव और हाइड्रोजन का निकास। ठीक है, किसी भी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ाव होगा और हाइड्रोजन का निकास होगा तो उस तत्व का क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये फाइनली हम लोगों ने इस चीज को कवर किया। ठीक है, तो यहाँ मेरे कहने का मतलब क्या है बाबू, ध्यान से समझ लीजिए। ठीक, यहाँ ये चीज हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जो ओल्ड कॉन्सेप्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, ओल्ड कॉन्सेप्ट यही कहता है कि भाई ऑक्सीजन जो होता है मतलब O2 का जुड़ाव होता है किसी भी तत्व में और हाइड्रोजन का निकास होता है, मतलब किसी भी तत्व में या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उस तत्व का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, या हाइड्रोजन निकल जाए तो उस तत्व का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको बताएगी, लेकिन हर जगह ये नियम लागू नहीं होता। इसी कारण से हमें जो आयन के जो चेंजर होता है, आयन का डिफरेंस होता है, उस आधार पर इस चीज को समझने की कोशिश किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक देख लीजिए एग्जाम्पल मैंने दिया, जैसे कार्बन में ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बना कार्बन, ऐसे मतलब कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप बातें समझ में आ गई होंगी आपको। ठीक है, अभी मैं आपको बेसिकली और भी समझाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है भाई, अपचयन क्या होता है, अपचयन को कहा जाता है रिडक्शन। रिडक्शन कहने का तात्पर्य यह है कि भाई ऋण विद्युतीय तत्व त्याग करने की जो प्रक्रिया होती है वो अपचयन कहलाती है। ठीक है, मतलब किसी भी तत्व में से ऋण विद्युतीय तत्व बन रहा हो। ठीक, कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास Cl है, तो Cl का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 7 होती है। अपने अष्टक को पूरा करने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन अपना निकाल दे, या तो भाई किसी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में सक्षम है, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा, ये ग्रहण कर लेगा। तो किसी से इलेक्ट्रॉन अपना लेकर आएगा और Cl- बनाएगा। तो यही बात आप समझ पाएंगे कि किसी भी तत्व में जो ऋण विद्युतीय तत्व आयन जो है वो त्याग करने की प्रक्रिया हो। तो यहाँ आप देख रहे हो इसके ऊपर चार्ज 0 था और ये माइनस में गया। तो ये यूज समझ सकते हैं आप भाई, कोई इंसान धनी हो गया मतलब उस तत्व का क्या हो रहा है, उस चीज का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। धनी कहने का तात्पर्य मेरे यहाँ से है कि भाई अभी इसके पास 0 रुपए थे, अब इसके पास +1 रुपए है, तो अब ये
जीरो था मतलब कुछ भी नहीं था तो गरीब था, लेकिन +1 है मतलब अमीर हो गया। तो कहने का तात्पर्य मेरी ये है कि कोई तत्व अमीर हो गया मतलब उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और कोई तत्व जब गरीब हो गया, -1 रुपया कर्जा होगा ना, अब यहाँ 0 रुपया लेकिन अब 1 रुपया कर्ज में चला गया वो, तो यहाँ पर उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो फाइनली ये चीजें तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। ये भी ओल्ड और मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे बेस है। ओल्ड कॉन्सेप्ट यही कहलाता भाई, ऑक्सीजन का जो निकास होगा और हाइड्रोजन का जुड़ाव होगा। तो ऑक्सीजन जब यहाँ से निकलेंगे, हाइड्रोजन का जुड़ाव होगा, तो ओल्ड कॉन्सेप्ट के बेस में। और जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है वो यही कहता है कि किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन का जुड़ाव होना ही क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो फाइनली ये चीजें आप समझ ही गए होंगे। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं, ठीक है। फाइनली यहाँ से देखिए हमने एक रिएक्शन दिया है, इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन में मैं आपको थोड़ा इनके आयन लिख देता हूं। जब ये यौगिक फार्मूला में या अणु के फार्मूला में होते हैं तो इनके ऊपर चार्ज जो होता है वो 0 का होता है, क्योंकि अभी ये इलेक्ट्रॉन अपना रिमूव नहीं किए हैं, निकाले नहीं हैं। अब ये क्या होता है, ये जो बना हुआ आयन, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्लास 9th में आप पढ़ के आ रहे हो, ठीक है, अणु परमाणु वाले चैप्टर में, कि वहां पर आयन होते हैं, ठीक है। जैसे CuO बना हुआ है तो Cu+2 आयन से, और Cu जो ऑक्सीजन हो -2 आयन से मिलकर बना है। तो यहाँ पर +2 आयन इसके ऊपर और यहाँ -2 आयन इसके ऊपर हो गया, ठीक है। अब Cu यहाँ पर है और यहाँ पर अकेला हो गया, तो इसका जो चार्ज होगा वो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका चार्ज +1 का होगा, इसका चार्ज -2 का होगा। अब इनके आयन में चेंज देखिए आप, ध्यान से देखिए, Cu के आयन में यहाँ से चेंज दिख रहा होगा और भाई हाइड्रोजन के आयन में यहाँ से चेंज दिख रहा होगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, 0 से +1 हो रहा है मतलब अमीर हो रहा है। अमीर होने का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था भाई, ऊपर वाले का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, जो 0 CuO है और यहाँ पर O बन गया, मतलब ये क्या है, अभी तो इसके पास 2 रुपए थे लेकिन अब इसके पास 0 रुपए है, मतलब गरीब हो रहा है कि धनी हो रहा है, कंफर्म है गरीब हो रहा होगा ना। तो गरीब होने का मतलब क्या हो गया, उसका रिडक्शन हो गया। तो फाइनली ये चीज तो आप समझ ही होंगे। अब बातें ये कही जाती हैं कि जब दोनों अभिक्रियाएं एक ही साथ संपन्न होती हों, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अभिक्रियाएं एक ही साथ संपन्न होती हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट बनता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो रेडॉक्स क्या किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती हों उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो फाइनली ये चीज तो आपने आज समझ ही लिया है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं। अभी तो हम लोगों ने ऑक्सीकरण जो है वो तो समझ ही लिया, ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। अब का जो टॉपिक हम लोग समझेंगे वो भाई समझेंगे कि दैनिक जीवन में जो उपचयन है यानी ऑक्सीकरण, उसका अभिक्रिया का प्रभाव क्या होता है। मतलब अगर जो ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है तो उसका हमारे जो लाइफ है, जो हम लोग दैनिक कार्य कर रहे हैं, उस पर क्या इफेक्ट ये करते हैं, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो सुनिए ध्यान से, ठीक है। नंबर पहला जो टॉपिक आता है जिसे संक्षारण कहते हैं, कोरेशन कहते हैं, ठीक है। संक्षारण कहने का तात्पर्य ये है कि भाई अभी कभी ना कभी आपने क्या होता है, लोहे की कील को देखी होगी तो उसमें जंग लग जाता है, ठीक है। या चांदी का पायल जब आप देख रहे होंगे तो उसमें काली काली परत जम जाती है। तो ये किस कारण होता है, ठीक है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है संक्षारण। कैसे है समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। लिखा हुआ, जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आते हैं, ठीक है, जिनमें धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, यही क्रिया संक्षारण कहलाती है। कहने का तात्पर्य मेरे ये है बाबू कि अगर जो मतलब धातु है, अगर जो हम लोगों के पास लोहा हो, Fe हो, तो Fe प्रकार की धातु है और जब उसकी आर्द्रता, आर्द्रता कहने का मतलब है कि नमी आ जाए, ठीक है, उसके अंदर नमी आ जाए, मॉइस्चर आ जाए, ठीक है, या अम्ल गिर जाए। अम्ल कहने का मतलब जैसे HCl या CH3COOH, ठीक है, कोई भी अम्ल गिर जाए या आर्द्रता आ जाए, नमी आ जाए, नमी के प्रेजेंस में रख दें, तो क्या होता है कि उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है। अब जैसे कि बात करें, अगर जो हमारे पास लोहा है तो लोहे की वस्तुओं पर जंग लगता है। कहने का तात्पर्य है रंग जो है भूरे रंग का जंग लग जाता है लोहे की वस्तुओं पर, ठीक है। लेकिन चांदी की जो ऊपरी परत है वो क्या हो जाती है, काली हो जाती है। आपकी मम्मी पायल पहनती होंगी तो पायल को देखा होगा कि भाई जब वो चलती हैं नमी आती ही होगी, पानी में पड़ता ही होगा उनके ऊपर, तो क्या होता है धीरे धीरे वो काली पड़ जाती है, फिर उसे हमें साफ करवाना पड़ता है, ठीक है। तो वो जो काली पड़ रही है उसका कारण क्या है, संक्षारण है। फाइनली आप तो समझिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब अभी तांबे की जो ऊपरी परत हो जाती है वो हरी हो जाती है, ठीक है, तांबे की ऊपरी परत हरी हो जाती है। तो आप फाइनली इस चीज को समझ ही गए होंगे। भाई ये जो चढ़ना हुआ
संक्षारण के उदाहरण हैं। मतलब ये जो परत उसके ऊपर चढ़ जा रही है, ऐसा नहीं है कि संक्षारण को हम खत्म नहीं कर सकते। अगर जो उसके ऊपर परत चढ़ रही है तो उसे फिर से हम साफ करवा देते हैं। मान लीजिए चांदी का पायल है तो वो अगर जो उसकी काली हो गई है तो बाद में हम साफ करवाते हैं, फिर से वो सही हो जाता है। तो इस संक्षारण को हम दूर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा है भाई एसिड लेपन। एसिड लेपन कहने का मेरे तात्पर्य यह है भाई, जो वैद्युत लेपन है और पेंट करने के संक्षारण धातुओं को बचाया जा सकता है, ठीक है। एसिड लेपन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी संक्षारित वस्तु को बचाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि भाई कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके ऊपर पेंट कर देते हैं। जैसे समझिए ध्यान से, मान लीजिए हमारे पास लोहे की एक कील ही है, तो लोहे की कील में हमने किसी चीज से पेंट कर दिया, ठीक है, पेंट से ही पेंट कर दिया, तो उसके ऊपर अब मॉइस्चर नहीं जाएगा। मॉइस्चर आए भी तो क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा। तो स्लिप होने के कारण उसके अंदर आर्द्रता नहीं आ पाएगी, तो संक्षारण की क्रिया नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो एसिड लेपन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जो है संक्षारण की प्रक्रिया को दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो फाइनली ये चीज तो आप समझ ही होंगे। जो सेकंड टॉपिक हमारा आता है जिसे हम कहते हैं विकृत गंधिता, ये इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में कितनी बार आ चुका है भाई, संक्षारण और विकृत गंधिता में क्या अंतर है, या संक्षारण किसे कहते हैं, विकृत गंधिता क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, ये बताइए, ठीक है। तो विकृत गंधिता क्या होता है ये ध्यान समझिए। नाम से ही स्पष्ट है, विकृति मतलब खराबी होना, ठीक है। तो खराबी क्या है ये ध्यान से समझिए भाई। वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर अपचयित यानी कि ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे उनके जो स्वाद है और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसी क्रिया को विकृत गंधिता, ठीक है, कहते हैं या रेसिडेंसी कहते हैं, ठीक है। रेसिडेंसी कहने का मतलब और विकृत गंधिता कहने का मतलब मेरे ये है बाबू कि भाई आप जब चिप्स की पैकेट को खोलते होंगे तो कुछ समय के उपरांत अगर जो आपने खोलकर पैकेट को रख दिया तो वो क्या हो जाता है, नर्म हो जाता है, गीला हो जाता है। और अगर जो ज़्यादा दिन का चिप्स का पैकेट है तो उसमें से एक अजीब तरीके की स्मेल भी आने लगती है। कारण क्यों है, क्योंकि भाई जो तेलीय या वसायुक्त जो भी खाद्य सामग्रियां हैं वो वायु के संपर्क में आने पर ऑक्सीकृत हो जाती हैं, ठीक है। ऑक्सीकृत हो जाने के कारण उनका जो स्वाद है और उनका गंध जो है वो बदल जाता है। यही क्रिया कराती है विकृत गंधिता, ठीक है। अब बात आती है कि विकृत गंधिता अगर जो हो गया है तो उसको दूर कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो विकृत गंधिता है वो तो समझ लिया है, लेकिन अब हम समझ रहे हैं कि भाई विकृत गंधिता अगर जो हो गई है तो उसे हम दूर कैसे कर सकते हैं, उसका उपाय आखिर क्या है, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है, नंबर पहला अगर जो समझने की कोशिश करें तो भाई प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, मतलब ऐसे केमिकल का यूज कर दें उस खाद्य सामग्री में, तेलीय या वसायुक्त सामग्री में, जिससे जो उनके आर्द्रता या नमी के उपलक्ष्य में वो आए तो वो क्रिया विकृत गंधिता की क्रिया ना हो जाए, जिससे उनका गंध और स्वाद परिवर्तन ना हो सके, ठीक है। तो अगर जो सेकंड टॉपिक पे आते हैं तो वो कहा जा रहा है कि भाई वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रखकर, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है, जैसे आपको क्या है, चिप्स की पैकेट मिली जो कि क्या है, वसायुक्त है, तेलीय है। अगर उस चीज को आप एक पैकेट में रखते हैं, ठीक है, बंद पैकेट में, तो उसमें क्या होगा, आसानी के साथ सील्ड कर देंगे हम। जब उसे बंद कर देंगे तो वहां पर वायु का प्रवाह नहीं होगा। जब वायु का प्रवाह नहीं होगा तो आर्द्रता या नमी कोई अंदर आ नहीं पाएगी, जिसके कारण से विकृत गंधिता नहीं हो सकती है। तीसरा जो पॉइंट ये है कि भाई वायु के स्थान पर उसे नाइट्रोजन गैस द्वारा भरा जा सकता है। जी हाँ, ये प्रश्न आपके मन में जरूर आता है, भाई इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि भाई चिप्स में कौन सी गैसें भरी जाती हैं। चिप्स में नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है। ये मत सोचिए कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड कोई गैसें भरी जाती हैं। ये सभी गैसें के अंदर आर्द्रता होती है, नमी होती है। ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या ये सभी गैसें जो कि वायुमंडल में अधिक मात्रा में उपस्थित हैं, या जो भी गैसें हैं उन सभी में कुछ मात्रा में नमी होती है, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन एक ऐसा है कि जो नमी नहीं लेकर चलता, वो अच्छा भी है और सस्ता भी पड़ता है। तो नाइट्रोजन गैस को उठा करके उसमें भर दिया जाता है। मतलब उस पैकेट में जो 5 रुपये का या 10 रुपये का किसी भी प्रकार का जो पैकेट होता है, उस पैकेट में जब आप देखते हैं तो उसमें नमी की मात्रा ना जा पाए, इसके कारण से नाइट्रोजन गैस उसमें भर दिया जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है भाई, और चौथा एक तरीका ये है कि भाई शीतलन द्वारा, ठीक है। शीतलन कहने का मतलब ये है कि अगर जो हमें कोई भी खाद्य युक्त सामग्री को सेफ रखना है, ठीक है, मान लीजिए कोई कुछ भी आपने बनाया, पनीर बनाया, कुछ भी बनाया, अगर जो उसको सेफ रखना है तो हम क्या करेंगे,
फ्रिज में रख देंगे, ठीक है, शीतलित कर देंगे, उसे ठंडा कर देंगे। जब हम उसे ठंडा कर देंगे तो उसके अंदर वो क्रिया नहीं हो पाएगी, आर्द्रता नहीं आ पाएगी, जिसके कारण से जो उसकी विकृत गंधता है नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो फाइनली आज के इस वीडियो में ये चीजें आपने समझ चुकी हैं, ठीक है। जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 7 था, और ये लेक्चर कंप्लीट होने के साथ साथ जो आपका अध्याय है वह भी कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद का जो अभ्यास का प्रश्न है और जो प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।